नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई भी थियरी पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो किन छोटी चीजों का ध्यान हमें देना चाहिए जिससे हम अपने थियरी पेपर की क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। देखो, कोई भी थियरी पेपर हो गया, वो यूनिवर्सिटी का हो सकता है, बोर्ड का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, कोई भी थियरी पेपर हो गया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपने क्वेश्चंस का सही आंसर लिखा है, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठाते हो उस पेपर में से, पेपर के क्वेश्चन का सही आंसर लिखने के बाद ही हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है, ठीक है। बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग इसमें फंस जाते हैं कि वो लोग सही आंसर लिखने के बजाय डेकोरेशन में लग जाते हैं, और डेकोरेशन से कभी भी मार्क्स मिलेगा नहीं, एग्जामिनर खुश होगा नहीं। तो पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए, सीक्वेंस छोड़ो गया खड्डे में, हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन का मैक्सिमम राइट आंसर लिखना है, ठीक है। 100% तो बहुत सारे लोग लिख नहीं पाते, बट उस क्वेश्चन के आंसर से मिलता जुलता हुआ आंसर ही हमें लिखना है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन कुछ और है और हमने गाने लिख दिए, ठीक है। ये सबसे पहला प्रायोरिटी है। उसके बाद टाइम बचता है, अगर टाइम बचता है तो क्या क्या किया जा सकता है जिससे पेपर का क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाए। पेपर का क्वालिटी क्यों इंक्रीज करना है? क्योंकि देखो, जब आपका थियरी पेपर चेक करता है एग्जामिनर, तो हमारा प्रयास यहाँ पर यह है कि एग्जामिनर को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े हमारे पेपर चेक करते वक्त, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जामिनर स्मूथली पेपर चेक करेगा तो चांसेस बढ़ जाता है कि हमारे पेपर में मार्क्स ज्यादा अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखो, सबसे पहले एक पेपर में होता क्या है, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल सी बात, थियरी क्वेश्चंस होते हैं, और हमारा पहला प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले हमें राइट आंसर लिखना है, उसके बाद बाकी का बात करेंगे। राइट आंसर लिखना है, और राइट आंसर लिखने के बाद या राइट आंसर लिखते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है? हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारा पेपर करेक्ट करने वाला है, उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो हमारा पेपर करेक्ट करते वक़्त, क्योंकि उस एग्ज़ामिनर के पास बहुत मोटा बंडल जाता है पेपर्स का, तो अगर हम उसका काम अटकाएँगे, तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, हमें उसके फ्रस्ट्रेशन से बचना है बस, ठीक है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारे पेपर के प्रेज़ेंटेशन पे। पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थियरी पेपर सिर्फ राइट आंसर से नहीं बनता, थियरी पेपर प्रेजेंटेशन से भी बनता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन अच्छा होने की वजह से अगर आपने गलत आंसर भी लिखा है या आपने मन से कुछ तो लिखा है, तो उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थियरी पेपर के लिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन में मेरा मतलब यही है कि जो क्वेश्चन पेपर का ऑर्डर है, यानी क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, मान लो चार क्वेश्चन है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर। अगर ऐसे चार क्वेश्चंस है आपके पेपर में, इसके अंदर कुछ सब क्वेश्चंस होंगे वन, टू, थ्री और फोर, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही तीन चार क्वेश्चंस होंगे। अब कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले सीक्वेंस पर फोकस करना है। सीक्वेंस पर क्यों? मतलब अगर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन वन सबसे पहले आता है और क्वेश्चन वन का सब क्वेश्चन वन पहले आता है, तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम जब अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर वन होगा और क्वेश्चन नंबर वन का सब क्वेश्चन वन होगा, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस को फॉलो करने से बेनिफिट क्या होता है? देखो, एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पेपर लेके चेक नहीं करता है पेपर को। अगर आपने सीक्वेंस में लिखा है, तो उसे वो सीक्वेंस बाय हार्ट होता है जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो अगर आपका आंसर शीट वही सीक्वेंस में लिखा गया है, तो एग्जामिनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके आंसर शीट को चेक करना। इसीलिए बहुत बार आपको कोशिश करना है कि सीक्वेंस मेंटेन रहे, ठीक है। इससे एग्जामिनर का थोड़ा सा काम बच जाएगा। ये एक काम कर सकते हैं हम प्रेजेंटेशन में। दूसरा दूसरा ये कि हमें हमेशा हर एक क्वेश्चन नए पेज से लिखना चाहिए, ठीक है।
नए पेज से लिखना चाहिए, नए पेज। अगर ये आपका आंसर बुक है ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे 2 पेज होगा, इसमें यहाँ पे ऐसे मार्जिन होगा, इधर एक मार्जिन होगा, तो हमेशा मेन क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 1, ठीक है, और ये क्वेश्चन भले ही इतने में ही खत्म हो जाए, ठीक है, बट आपको हमेशा नया आंसर नए पेज से ही लिखना है। मतलब क्वेश्चन 1 का आंसर 2 आपको नए पेज से ही लिखना है। पेपर बचाने की जरूरत आपको आंसर बुक में नहीं है, बाकी जगह आप पेपर बचाओ, यहाँ पे आप सीधे नए पेज से नया आंसर लिखना शुरू करो। बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये प्रूव होता है। आप क्या होता है, कई बार बच्चे यहाँ तक लिख देते हैं, यहाँ 4-5 लाइन बचा होता है, तो यहीं से सेकंड क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। ये मिस्टेक मत करो, इससे आपके प्रेजेंटेशन पर फर्क पड़ता है और इससे पेपर का क्वालिटी थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ से लिखा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से लिखा तो पढ़ने को अच्छा लगता है, ठीक है, एग्जामिनर को पढ़ने को अच्छा लगता है। बस इसीलिए नए पेज से हमें हर एक नए क्वेश्चन को लिखना है, सिंपल। अब अगर यहाँ पे ही एक ही लाइन में खत्म हो गया, हमने यहाँ पे ऐसे लिखा था, चलो क्वेश्चन 1 ये पूरा पेज लिख दिया और यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन तक ही हम पहुंचे, तो भी नए नए पेज से ही लिखो। नए पेज से लिखने से रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, ठीक है, ये एक बात हो गया। और इसके साथ साथ और क्या, हमें जो थियरी पेपर है उसमें हर आंसर हमें पॉइंट वाइज ही लिखना है, हर आंसर हमें पॉइंट वाइज ही लिखना है। प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आंसर को हमें पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज कैसे लिखना है और कितने पॉइंट्स लिखना है। अच्छा, अगर लैंग्वेज का पेपर है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, या कोई और संस्कृत हो गया, ऐसे लैंग्वेज के पेपर में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखते, सेंटेंसेस लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे सेंटेंसेस यूज किया चलेगा। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स के आंसर जब आप लिखते हो तो आपको यही कोशिश करना है कि आप सारे आंसर्स पॉइंट वाइज लिखो। अब मिनिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए, सिंपल सा बात है, एक पॉइंट को आप हाफ मार्क्स कंसिडर करो, ठीक है, मतलब एक पॉइंट लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, 4 पॉइंट्स। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 8 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये मिनिमम है। पर कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर 5 ही पॉइंट में खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे आपको जबरदस्ती पॉइंट्स नहीं बनाना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सचमुच छोटा है तो वहां पे आपको जबरदस्ती मार्क्स पाने के लिए पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरा आंसर लिख दिया है और पॉइंट्स थोड़े कम पड़ जाते हैं तो कोई बात नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही ध्यान देना है कि मार्क्स अगर 3 है तो हर एक पॉइंट हाफ मार्क का होगा, डन। हाफ पॉइंट मतलब 1 मार्क के लिए 2 पॉइंट, ऐसे आपको सिंपल फॉलो करना है पॉइंट वाइज। और पॉइंट्स जब हम नंबर करते हैं तो कुछ बच्चे बुलेट्स देते हैं, बुलेट्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे एरो डालते हैं, ये एरो हो गया। कुछ बच्चे ये रोमन में लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। कुछ बच्चे ABCDE लिखते हैं, कुछ बच्चे सिंपल 1 2 3 4 5 लिखते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो, कोशिश क्या, हमेशा आपको ऐसे ही लिखना चाहिए 1 2 3 4 5 या रोमन वाला 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि जब आप डॉट यूज करते हो तो एग्जामिनर अगर फटाफट पेपर चेक कर रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा डॉट्स के वजह से कि आपने कितने टोटल पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। कई बार एग्जामिनर सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स देख के भी ये अज्यूम कर लेता है कि आपने ठीक ठाक आंसर लिखा होगा, ठीक है। तो अगर उसको दिखता है कि 3 मार्क का क्वेश्चन है और आपने मिनिमम 6 पॉइंट तो लिख के रखे, तो एग्जामिनर उसको फटाफट पढ़ के वहां पे आपको मार्क्स दे देता है ठीक ठाक, ठीक है। बट अगर आपने डॉट्स यूज किया है तो एग्जामिनर को तकलीफ दिया आपने, अब उसको गिनना पड़ेगा कि कितना पॉइंट्स आपने लिखा है। इसीलिए हमें फोकस यही कर रहा है कि हम एग्जामिनर का कन्वीनियंस बढ़ाते जा रहे हैं अपने पेपर में। तो हमें सिंपल ये 1 2 3 4 5 वाला नंबरिंग फॉलो करना है या रोमन वाला 1 2 3 4 5 यही फॉलो करो। ये 1 2 3 4 5 है ना,
ये सब पॉइंट्स के लिए फॉलो करो। सब पॉइंट्स मतलब जैसे यहाँ पे कोई मेन टॉपिक होगा, मान लो कुछ भी एग्जांपल ले लो, ये मेन पॉइंट, ठीक है, मेन पॉइंट होगा, उसको आप ऐसे डैश करोगे, मेन पॉइंट 1, अरे मेन पॉइंट 1, इसके कुछ 3 सब पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। फिर मेन पॉइंट 2, इसके भी कुछ सब पॉइंट्स होंगे, तो उसको रोमन में लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे आपको सिंपली काम करना है, आपको नंबर्स ही यूज करना है, बस आपको अल्फाबेट्स, डॉट, ये डैश, ये सब डाल के एग्जामिनर को परेशान नहीं करना है। और पॉइंट्स कितने देने हैं मिनिमम? आधा मार्क मतलब 1 पॉइंट, तो 1 मार्क है तो 2 पॉइंट, 2 मार्क है तो 4 पॉइंट, सिंपल। अब देख लिया पॉइंट्स कितना है, उसके बाद हमने देख लिया नया क्वेश्चन नए इससे चालू करना है। एक और छोटा सा बात है हैंडराइटिंग का, हमें बहुत सुंदर हैंडराइटिंग तो नहीं, बट एक ठीक ठाक डिसेंट हैंडराइटिंग लिखना है जो पढ़ा जा सके कंफर्टेबली, ठीक है। तो फॉन्ट साइज पे आपको ध्यान देना है, कुछ बच्चे बहुत छोटा लिखते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ा लिखते हैं, तो आपको मीडियम फॉन्ट साइज लिखना है। और कुछ आंसर्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ऐसे आंसर्स में आप उसको बड़ा दिखाने के लिए उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये एक बात हो गया। उसके बाद बच्चे लोग बहुत ज़्यादा लाइंस छोड़ते हैं पेपर में, ठीक है। मतलब क्या? मतलब अगर ये मेन पॉइंट 1 लिखा, ठीक है, मेन पॉइंट 1 लिखा, तो इसके सब पॉइंट्स लिखेंगे। मेन पॉइंट 1 है, सब पॉइंट 1 2 3, इसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, इसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर मेन पॉइंट 2 लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर 1 2 3 4। ऐसा नहीं करना है, आपको लाइंस नहीं छोड़ना है बहुत ज़्यादा, आपको अपना पेपर भरा भरा दिखाना है, ठीक है। आपको अपने पेपर में लाइंस ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट लिखा, उसके नीचे 3 पॉइंट्स लिखे, फिर बिना लाइन छोड़े आप नेक्स्ट लाइन में सीधा मेन पॉइंट लिख के उसके 3 पॉइंट्स लिखो। पेपर में आपको अननेसेसरी लाइंस नहीं छोड़ने हैं, आपको कंटिन्यूसली लाइन बाय लाइन नीचे फॉलो करते जाना है। इससे पता चलता है, क्योंकि लाइन वही छोड़ता है जिसने बहुत कम कंटेंट लिखा है पेपर में, ठीक है। लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। लाइन लाइन बाय लाइन आप सिंपली लिखो, लाइन के नीचे बस, इसके बाद इधर नहीं लिखना है, इसके बाद अपने को इधर ही लिखना है, ठीक है। तो लाइन ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्पेस भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डिसेंट स्पेस छोड़ो। और कुछ बच्चे, जैसे मार्जिन होता है तो कलाकार होते हैं हमारे कुछ बच्चे, ऑब्वियसली यहाँ से लिखना होता है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं पेंसिल से, इधर एक लाइन खींचते हैं और इतने से पार्ट में लिखते हैं। ये पेंसिल से लाइन वाइन खींचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको ये पेंसिल से लाइन खींच के डेकोरेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दिया है पेपर उस पर सीधा सीधा लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन 1, मेन क्वेश्चन 1, यहाँ से लिखना चालू किया, जितना जगह है लिखते गए लिखते गए लिखते गए, सिंपल। आपको इसके बाद ये पॉइंट पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है, सिंपल। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है, आप लिखो आराम से, ठीक है। वो गैप छोड़ने से एग्जामिनर को पता चलता है कि इसने बहुत कुछ छोड़ा है। तो ऐसा हमारा इमेज हमें एग्जामिनर के सामने नहीं बनाना है। और जब हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ डायग्राम ही याद आता है क्वेश्चन का, और हम एक ही पेज का पूरा डायग्राम बना देते हैं। ऐसा मिस्टेक मत करो। अगर ये आपका पेज है तो आधे पेज का डायग्राम या 3/4 पेज का डायग्राम बनाओ। और डायग्राम हमेशा कोशिश करो कि आप एक डब्बे के अंदर एनक्लोज कर सको। मतलब अगर यहाँ पे हार्ट का डायग्राम है तो यहाँ पे हार्ट का कुछ ऐसा डायग्राम आएगा, ठीक है, उसको एक डब्बे के अंदर डाल दिया। और कोशिश करो कि जो लेबलिंग है वो एक तरफ हो, जैसे राइट हैंड साइड में। ऐसा कुछ नहीं है, अगर अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में भी लेबलिंग दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये अगर हार्ट का डायग्राम और एरो मार्क, कुछ बच्चे ऐसे एरो मार्क देते हैं, ये इधर से इस पर इसका नाम लिखेंगे, लेट से कुछ नाम है नेम 1, यहाँ पे नेम 2। एरो मार्क ऐसे नहीं देना है, एरो मार्क जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही देना है। एरो मार्क इस तरफ होता है, ठीक है। और अगर एरो मार्क किधर देना है ये समझ में नहीं आता है, सिंपल डैश डाल दो, बस एक लाइन खींच दो और नाम लिख दो। ये उल्टा पुल्टा एरो मार्क मत बनाओ। टेक्स्ट बुक में अगर यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है तो हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, यहाँ से यहाँ एरो मार्क डालेंगे,
सिमिलरली यहाँ से यहाँ एरो मार्क, उल्टा नहीं, इधर से इधर नहीं जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है। कोई भी थियरी पेपर के लिए टेक्स्ट बुक ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे और कुछ याद नहीं आ रहा है, सिंपल ये कर देंगे। उसके बाद डब्बे को भरने के बाद आप यहाँ पे अच्छे से उसका नाम लिख दो डायग्राम का। अगर यहाँ नहीं लिखना तो यहाँ लिख दो, जहाँ पे आपको अच्छा दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप उस डायग्राम का नाम लिख दो, अंदर ही लिख दो। और पेंसिल से, इम्पॉर्टेंट बात है कि डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाओ, कभी भी डायग्राम को पेन वेन से नहीं बनाने का, डायग्राम को हमेशा पेंसिल से बना के एक डब्बे के अंदर भर देने का। सिंपल। क्या होता है इससे? पेपर अच्छा दिखता है, बस सिंपल। और डायग्राम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आधा पेज या 3/4 पेज, बस मैक्स 3/4 पेज, ठीक है। ये हो गया डायग्राम का किस्सा। अच्छा, डायग्राम अपन ने देखा। अब डायग्राम के बाद कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डैश, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डैश, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आपका क्या अटेम्प्ट होना चाहिए। जैसे एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ हार्ट अगर आपको पूछा है, ऐसा अगर आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि आप हार्ट को 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर पाओ। मतलब अगर एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ हार्ट लिखा है, तो सबसे पहले हार्ट होता क्या है इसके बारे में आप 2 से 3 लाइन या 1 से 2 लाइन लिखकर हार्ट को बताओ कि हार्ट क्या होता है। उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट हमेशा लिखना है, फॉलोइंग आर द functions of heart, following are the functions of heart, या the functions of heart are as follows, या functions की जगह अगर characteristics होगा तो following are the characteristics, are नहीं of, following are the characteristics of heart, following are the advantages of dash, जो भी है following are, ये स्टेटमेंट हमेशा लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, डायरेक्टली उसके एडवांटेजेस, फंक्शंस, ये सब 4-5 पॉइंट लिख देते हो, तो जब अगर आपका मॉडरेशन में पेपर चला जाता है तो वो लोग यहाँ पे आधा से 1 मार्क कट कर देते हैं, क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है। क्वेश्चन में जो पूछा है ना, वो अपना स्टार्टिंग लाइन तो होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर पूछा है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ हार्ट, तो सबसे पहले हार्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे 2 से 3 लाइन में, या जितना आप कर सकते हो 5 लाइन तो 5 लाइन, अच्छा एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे। बोलने का मतलब यही है कि हार्ट क्या है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ हार्ट, और फिर आप पॉइंट वाइज अपना आंसर लिखना शुरू करो। ये पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है ना आंसर का, इसलिए इसको पैराग्राफ वाइज लिखना है। बट ये लाइन, इस लाइन को आप ध्यान में रखो, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ हार्ट, द फंक्शंस ऑफ हार्ट आर एज फॉलोज, ये आपको हमेशा लिखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ऑलराइट, इतना सब हमने अगर ध्यान दिया, इसके साथ अगर टाइम बचता है तो एक और चीज पे आप ध्यान दे सकते हो, वो है कि आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो आपके आंसर में। जैसे अगर हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री के पेपर में आपने कुछ आंसर लिख दिया और आंसर में किसी पर्टिकुलर किंग का नाम मेंशन होता है, कोई जगह मेंशन होता है जो इंपॉर्टेंट है, जो डेट इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा डेट मेंशन होता है जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे चीज़ों को आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने बोला है तो बच्चे लोग पूरा लाइन ही अंडरलाइन मार देते हैं, धड़ाधड़। ये आंसर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा है, 5 लाइन का आंसर है, 5 लाइन में से 3 लाइन को अंडरलाइन मार दिया, मतलब 5 में से 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन करना मतलब ये नहीं होता कि आपने 5 लाइन लिखे तो उसमें से 4 लाइन 3 लाइन को अंडरलाइन कर दिया, ऐसे नहीं होता। अंडरलाइन का मतलब सिर्फ कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या हो सकता है? कीवर्ड सिंपल सा डेट्स याद रखो, कोई डेट आपने लिखा है तो उसको अंडरलाइन कर दो, किसी राजा का नाम आया है उसको अंडरलाइन कर दो, साइंस में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है उस आंसर का, जैसे हार्ट का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है तो उसको अंडरलाइन कर दो। और पेंसिल से हमेशा अंडरलाइन करना है, कभी भी ये अंडरलाइन वाला काम पेन से नहीं करना है, हमेशा पेंसिल से ही अंडरलाइन करना है। और कब करना है? जब टाइम बचता है, लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट बचता है आपके पास पेपर पूरा लिखने के बाद, उसके बाद आप ये सारा डेकोरेशन करो। क्या होता है इससे? वही एनहांस हो जाता है पेपर का थोड़ा सा क्वालिटी। उसके साथ साथ
मैथ्स के इसमें आप ध्यान दे सकते हो कि जो आपका क्वेश्चन पूछा होता है कि जैसे लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन देखो, उसमें पूछा रहेगा कि व्हाट आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आपको x और y का वैल्यू आएगा सॉल्व करके। तो आप लास्ट में लिख सकते हो द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। नहीं डालना है, रिस्पेक्टिवली वर्ड लास्ट में यूज नहीं होता, जब हम कुछ अज्यूम करते हैं तब रिस्पेक्टिवली यूज होता है। जैसे कोई वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन का, तो हम उसमें बोलते हैं लेट x बी द एज ऑफ फादर एंड y बी द एज ऑफ सन रिस्पेक्टिवली। पर फाइनल स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तब रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 6। ये स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए, नहीं लिखोगे मॉडरेशन में पेपर जाता है, मार्क्स कट हो जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए और इस स्टेटमेंट को टाइम बचता है तो आप ऐसे डब्बे के अंदर भर दो, ऐसे डब्बे के अंदर भर दो या उस स्टेटमेंट के नीचे ऐसे पेंसिल से लाइन खींच दो, ठीक है। और अगर डब्बा बनाते हो ना तो डब्बा कोशिश करो कि स्केल और पेंसिल से बनाओ। फ्री हैंड बनाओगे और टेढ़ा मेढ़ा बनता है, वो अच्छा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो स्केल से बनाने की कोशिश करो। ये सारा जैसे वर्ड प्रॉब्लम में पूछा होता है एज ऑफ फादर एज ऑफ सन, तो द एज ऑफ फादर इज 40 एंड द एज ऑफ सन इज 15। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। बच्चे लोग क्या करते हैं, फादर सेज इक्वल्स टू डैश, सन सेज इक्वल्स टू डैश, इतना ही लिख देते हैं, इससे काम नहीं बनता। लास्ट में हमें स्टेटमेंट को लिखना है अलजेब्रा के केस में। फिर ज्योमेट्री में जब हम थियरम्स को प्रूव करते हैं तो हमें लास्ट में लिखना होता है हेंस द थियरम। जो भी स्टेटमेंट दिया होगा, जैसे कोई भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम का अगर स्टेटमेंट है तो हेंस द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम इज प्रूव्ड। ये स्टेटमेंट ऑफ ने लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया होगा ना 2-3 लाइन थियरम का, हेंस वो 2-3 लाइन इज प्रूव्ड, ये हमेशा लिखना है, ठीक है। क्यों लिखना है, क्योंकि देखो अगर आपने टॉप कर लिया, अगर आपको फुल मार्क्स आता है, नॉर्मल एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है और आपको फुल मार्क्स आता है मैथ्स के पेपर में, तो पेपर मॉडरेशन में चला जाता है और मॉडरेशन में यही छोटी छोटी चीज़ों के वजह से आधा एक मार्क कट जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये आधा एक मार्क बचाने पे फोकस करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको मैथ्स के पेपर में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने देखे जिससे हमारा पेपर क्वालिटी ओवरऑल एनहांस हो सकता है और हमारे थोड़े से मार्क्स बच सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।